In quantum mechanics, we were discussing the concept of angular momentum. You know, the concept of angular momentum is very important in dealing with the two-dimensional and three-dimensional problems in quantum mechanics. And in this regard, we have discussed several things regarding this angular momentum, or you can say the angular momentum operator. सबसे पहले आपने देखा था कि हम लोग जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े तो सबसे पहले आपने देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल में मोशन होता है, किसी भी टाइप का मोशन, वह ऑर्बिटल मोशन हो या रेक्टिलिनियर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, किसी भी टाइप का मोशन हो, तो मोशन से एसोसिएटेड हमारे पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होता है। और नॉर्मली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में उस एंगुलर मोमेंटम को तब बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है यह इसका क्लासिकल एनालॉग है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को डिफाइन करते हैं L = R क्रॉस P। याद है, R क्रॉस। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, where R is actually the position vector of the particle in motion with respect to some arbitrary origin and P is its linear momentum। और इसी क्लासिकल डेफिनेशन को लेकर के हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के ऑपरेटर को डिफाइन किया था। और आपको याद होगा कि यह जो ऑपरेटर है हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया था, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है इसका स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यह एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ r, थीटा, फाई पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसका जो ऑपरेटर है आप इस ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में एक्स वाई जेड या r, थीटा, फाई के टर्म में डिफाइन करते हैं। फिर किसी भी एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड निश्चित रूप से हमारे पार्टिकल में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिटेल डिस्कस करने के बाद आपने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन वी हैव डिफाइंड दिस एंगुलर मोमेंटम इन जनरल फॉर्म। एक जनरलाइज डेफिनेशन आपने इसका बताया था और उस जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इस कैपिटल J सिंबल से डिनोट किए थे, याद है। और ये J जनरल रूप में कहा था कि उसी तरह के कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करता है जैसा L, इसीलिए जनरलाइज किया था उसको। फिर आपने J का और L का आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन फंक्शन क्या होगा, ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये आप मानते हैं कि हमारे पार्टिकल में, खास करके अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या कोई दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल, उसमें अगर सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या कि ये जो जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं वही है, तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी फिनोमेना हुज एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी डन। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका व्याख्या आप नहीं कर सकते अगर आप यह मानते हैं, पर्टिकुलर रूप से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसा ही एंगुलर मोमेंटम है और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उस स्थिति में बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट उन सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यकता महसूस किया गया एक दूसरे टाइप के भी एंगुलर मोमेंटम का, कि हमारे पार्टिकल में उसके मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो होता ही है, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, लेकिन उसके अलावा
उसमें और एक एंगुलर मोमेंटम है जो किसी मोशन के कारण नहीं होता है। मोशन इज नॉट द कॉज ऑफ दैट वेरी एंगुलर मोमेंटम। इनफैक्ट वह जो दूसरा एंगुलर मोमेंटम हमारे पार्टिकल में होगा वह उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका कोई स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, वह मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। इनफैक्ट दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये बात जो हमारा आप एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर देखेंगे तो हमने वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन स्पिन को डिटेल डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लेक्चर में आप देखिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डिटेल डिस्कस किया है। वहाँ एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो स्पिन के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में भी करने जा रहे हैं, उसका भी डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट ये जो स्पिन, आप स्पिन कहिए अथवा सिर्फ या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहिए, इनफैक्ट दिस आइडिया was not contained in the Schrodinger's wave mechanics। जब आप श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आने वाला जो वेव फंक्शन है वह पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है एक्सेप्ट स्पिन। स्पिन जैसा भी गुण पार्टिकल में है, यह वेव फंक्शन साइ में निहित नहीं होता है। सो स्पिन का आइडिया एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था और जो फिजिक्स को एक नया दिशा दिया, एक नया डायरेक्शन दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उस स्पिन के कॉन्सेप्ट का डिटेल डिस्कशन, या आप कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डिटेल डिस्कशन। ये फर्स्ट लेक्चर है ऑन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये जानने का कोशिश करेंगे कि स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर रूप से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाद में आप देखेंगे कि यह गुण सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही नहीं है बल्कि सारे एलिमेंट्री पार्टिकल में स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसा प्रॉपर्टी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जब हम लोग पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ सारे पार्टिकल के स्पिन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। लेकिन अभी शुरुआत है, इसीलिए हमारा डिस्कशन बहुत हद तक लिमिटेड रहेगा इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले यह जानने के लिए कि स्पिन जैसे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा हमने अभी आपसे कहा कि बहुत सारी घटनाएं थी जिसका एक्सप्लेनेशन उस समय नहीं हो सकता है जब आप यह मानते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसा एंगुलर मोमेंटम है और कोई एंगुलर मोमेंटम उसमें नहीं है, तो बहुत सारी घटनाओं का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। वैसे ही घटनाओं का एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक्चुअली स्पिन का आइडिया एक हाइपोथेसिस के रूप में दो फेमस साइंटिस्ट उलेनबेक और गॉडस्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1926। तो इस लेक्चर का हमारा मेन एम क्या है? मेन एम है यह बताना कि व्हाई वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्पिन का के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं आज की फर्स्ट लेक्चर में। फिर बाद में आने वाले लेक्चर में हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर बेस्ट है टू नो व्हाई वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की आवश्यकता क्यों है, इसको बताने के लिए हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे। तीन घटनाओं का यहाँ पर हम इन ब्रीफ, वेरी ब्रीफ हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि जो क्यों इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी, कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसा भी एंगुलर मोमेंटम है, यह कैसे कह सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो तीन बातों की चर्चा करेंगे, उसमें पहला है जो हमने अभी कहा था कि
कि एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, इनफैक्ट 1920 या 21 में, 1920 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। इस स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन जैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसका सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। कैसे, इस बात को डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के नीड को समझने के लिए, वह है कि जब आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उस समय जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट क्या वास्तव में, अगर माना जाए कि हमारे इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या कि जनरलाइज जो एंगुलर मोमेंटम जे माना था वैसा ही एंगुलर मोमेंटम है, तो क्या ऑब्जर्व वैल्यू उसके साथ मैच करता है, सेटिस्फाई करता है? आप देखेंगे आंसर होगा नो। तो इस आधार पर भी ट्राई करेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता को समझने का। और फिर दो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेना है, उसके आधार पर भी स्पिन के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। उसमें एक है, जब स्टडी किया गया सोडियम के लाइन स्पेक्ट्रा का, सोडियम स्पेक्ट्रा एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, तो देखा यह गया कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में दो बहुत ही क्लोज लाइन होता है, जिस क्लोज लाइंस को आप कहते हैं सोडियम का D1 एंड D2 लाइंस। एटॉमिक फिजिक्स में आप इसको डिटेल पढ़ते हैं, आप हमारे एटॉमिक और मॉलिकुलर फिजिक्स के वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको सोडियम स्पेक्ट्रम का डिस्कशन मिलेगा। और वहाँ आप देखेंगे कि जो सोडियम के स्पेक्ट्रम में यह देखा गया कि दो बहुत ही क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस है, D1 एंड D2 लाइन। लेकिन जो ये क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस है उसका एक्सप्लेनेशन बोर समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक थ्योरी के आधार पर नहीं हो पाया। क्यों यह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या जो सिंपल क्वांटम थ्योरी है उसके आधार पर, या सिंपल क्वांटम थ्योरी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, उसके आधार पर इस D1 D2 लाइन के एग्जिस्टेंस का भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, जैसा आप आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दूसरी घटना है एनोमेलवस जीमन इफेक्ट। जब आप एनोमेलवस जीमन इफेक्ट कहते हैं तो एक्चुअली जो भी कोई मल्टीप्लेट वाला, जैसे यही सोडियम D1 D2 लाइन वाला हमारा स्पेक्ट्रम है, अगर सोडियम एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो वैसी स्थिति में देखा जाता है कि ये जो D1 D2 लाइन है इसका फिर स्प्लिटिंग होता है 3 लाइन में या उससे भी ज़्यादा लाइन्स में, 6 लाइन में। दैट इज कॉल्ड एनोमेलवस जीमन इफेक्ट। बट हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस एनोमेलवस जीमन इफेक्ट? जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स है, वह कंप्लीटली फेल हो गया ऐसी घटना का एक्सप्लेनेशन करने में। तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली नहीं हो पा रहा था अगर यह माना जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एंगुलर मोमेंटम कहने, जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर आप इतना ही मान लेते हैं तो इन घटनाओं का एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो पाता है। और तभी आवश्यकता हुई एक नए एंगुलर मोमेंटम की, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यही बात अब थोड़ा डिटेल हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट ऑफ स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट क्या था, और अगर उस रिजल्ट का हम एक्सप्लेनेशन करना चाहें क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर और फिर श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स के आधार पर, तो क्या उस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस बात को हम समझेंगे। एक्चुअली देखिए, जो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट है उसका डिटेल तो हमने कहा कि आप एटॉमिक मॉलिकुलर फिजिक्स में हमारा जो लेक्चर है इसके ऊपर आप उसको देखिए। हम इन वेरी ब्रीफ उस एक्सपेरिमेंटल डिटेल को भी यहाँ आपको थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में था क्या कि एक ओवन है जिसमें सिल्वर लिया गया था। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया गया था सिल्वर के साथ।
और उस सिल्वर को हीट करके सिल्वर बीम प्राप्त किया जाता है जो इस ओवन के ओपनिंग से बाहर निकलता है। फिर उस सिल्वर बीम का एक पेंसिल लाइक बीम अगर प्राप्त करना है, कॉलिमेटेड बीम प्राप्त करना है, तो उसको स्लिट्स, फाइन स्लिट्स, जो S1 S2 आप देख रहे हैं, दीज आर फाइन स्लिट्स, उससे पास कराते हैं। और फिर वह पेंसिल लाइक बीम पास करता है एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिगर में देखिए, ये जो N और S है, दीज आर मैग्नेटिक पोल्स, और इसमें N से S की तरफ, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको आप Z डायरेक्शन माने हुए हैं, उस डायरेक्शन में एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि वह मैग्नेटिक फील्ड dBz/dz इस कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड से जब पास करता है या सिल्वर का बीम, तो यह देखा गया कि सामने रखा हुआ यह जो फोटोग्राफिक प्लेट है या स्क्रीन है, इसको आप स्क्रीन कहिए या फोटोग्राफिक प्लेट कहिए, इसके ऊपर दो स्पॉट बना या दो ट्रेसेज बना, जैसा आप फिगर में देखते हैं कि अगर यह बीम अनडेविएटेड जाता तो यह इस स्क्रीन को के P0 पॉइंट को स्ट्राइक करता। इसको हमने Z=0 कहा, स्क्रीन को हम मान रहे हैं Z डायरेक्शन में, और इस अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली सिचुएटेड जो यह P1 और P2 पॉइंट है, जब कहते हो सिमेट्रिकली सिचुएटेड, इसका मतलब P0 से P1 का डिस्टेंस और P2 का डिस्टेंस बराबर होता है। एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि सिल्वर एटम इस दो पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करता है, वहाँ पर उसका ट्रेस बनता है या स्पॉट बनता है। क्यों यह दो स्पॉट बना, इसका अब एक्सप्लेनेशन करना है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि जब सिल्वर एटम इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तो स्क्रीन पर दो स्पॉट फॉर्म करेगा। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में, दो स्पॉट फॉर्म करता है। बट व्हाई दीज टू स्पॉट्स आर फॉर्म, क्यों दो स्पॉट बनता है, क्या दो ही स्पॉट बनना चाहिए, इस बात का अब व्याख्या करना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जा सकता है, लोगों ने कैसे ट्राई किया पहले, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का ये जो रिजल्ट है कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास करने के बाद सिल्वर बीम स्प्लिट हो जाएगा दो कंपोनेंट में, और दो स्पॉट हमारे फोटोग्राफिक प्लेट पर बनेगा। इस बात का व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स से अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और क्या क्लासिकल फिजिक्स इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है, इस बात को हम अब देखना चाहते हैं। सो व्हाट शुड बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन थॉट क्लासिकली, क्लासिकल फिजिक्स से अगर सोचा जाए तो क्या एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आना चाहिए, ये ज़रा सोचिए। देखिए, एक्चुअली हम लोग जब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एटम है तो उस एटम में इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको आप कहते हैं वही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक। ये सारी बात एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ते हैं और आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं वहाँ पर। तो अब आप यह समझिए कि एटम सिंपली एटम नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि वह टाइनी एटॉमिक डायपोल्स है। एटम को क्या समझेंगे, एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स, ठीक है। और वह जो मैग्नेटिक डायपोल है हमारा एटम, वह मैग्नेटिक डायपोल अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वह एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स अनुभव करेगा। अगर हम पार्टिकुलर रूप से सिल्वर एटम की बात करें तो आप जरा ध्यान से सोचिए, सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। इट मीन्स इन ग्राउंड स्टेट दिस सिल्वर हैज 47 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर में कितना इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, 47। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए आपके सामने हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 47th इलेक्ट्रॉन इसका है वह 5th सेल में है, और 5th सेल के S सब सेल में है, 5s1 लिखा है लास्ट में। ध्यान से देखो, एक्चुअली जब आप कहते हैं कि हमारे एटम में
एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो एक्चुअली है क्या कि एटम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इनफैक्ट उस इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता हुआ। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम सिल्वर एटम की बात करें तो उसका जो ये 46 इनर इलेक्ट्रॉन्स है, भीतर वाला 46 इलेक्ट्रॉन, दे गेट पेयर्ड, इसका पेयरिंग हो रहा है। इसको हम लोग क्लोज्ड सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड सेल। और क्लोज्ड सेल या कंप्लीटली फिल्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस सारे का एंगुलर मोमेंटम ऐड होकर के, वेक्टोरियली ऐड होकर के जीरो हो जाता है। इसका मतलब सिल्वर एटम में अगर एंगुलर मोमेंटम है तो उसमें इस इनर इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस फिफ्थ सेल। मतलब 5s1 जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस वही कंट्रीब्यूट करता है किसको? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिल्वर एटम। तो सिल्वर एटम का एंगुलर मोमेंटम, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट जब तुम बोलते हो, इसका मतलब है कि 5s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम, वही एंगुलर मोमेंटम एटम का एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि अब वही जो फिफ्थ सेल का इलेक्ट्रॉन है या सिल्वर एटम का कहो कि जो एंगुलर मोमेंटम है, वह उस एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लेते हैं उस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड म्यू के बराबर है। सिल्वर एटम का, किसी एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह क्या है? म्यू के बराबर। और सारे एटम का जो बीम निकलता है ओवन से, सबके एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वह डिफरेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ फिगर में दिखाया है कि एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू जेड डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। अब अगर इस म्यू का हम जेड कंपोनेंट लें, म्यू का क्या लेंगे? जेड कंपोनेंट। आप जानते हैं कि दैट कंपोनेंट विल बी म्यू जेड एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। लेकिन जो थीटा है ये वैरी करेगा कंटिन्यूसली बिटवीन 0 एंड पाई। मतलब थीटा का लिस्ट वैल्यू 0 होगा और लार्जेस्ट वैल्यू पाई होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम निकालेंगे कि म्यू जेड का दो लिमिटिंग मान क्या होगा, तो जब तुम थीटा 0 रखोगे तो म्यू जेड का वैल्यू हो जाएगा प्लस म्यू, क्योंकि कॉस 0 1, और अगर पाई रखोगे तो म्यू कॉस पाई दैट इज माइनस म्यू। इसका मतलब म्यू जेड का दो लिमिटिंग वैल्यू है, माइनस म्यू एंड प्लस म्यू। लेकिन इस बीच में म्यू जेड का सारा वैल्यू पॉसिबल है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ म्यू जेड विल वैरी कंटिन्यूसली फ्रॉम माइनस म्यू टू प्लस म्यू। आप कह सकते हैं ऐसा, है कि नहीं? अब देखिए, जैसा आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में कि अगर कोई भी मैग्नेटिक डायपोल है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कि वह मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट डी बी जेड बाय डी जेड से। दिस इज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक डायपोल जाता है या रखते हैं या उसमें मोशन करता है जिसका जेड दिशा का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जेड के बराबर है, तो हम मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा कि उस पर जो फोर्स काम करता है एफ जेड, दैट इज इक्वल टू म्यू जेड इंटू डी बी जेड बाय डी जेड। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा सिल्वर एटम, अब एटम मत सोचो कि वह एक मैग्नेटिक डायपोल है और वह मैग्नेटिक डायपोल एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोल्स के बीच इंटर करता है, तो वह फोर्स अनुभव करेगा एफ जेड इक्वल टू म्यू जेड इंटू डी बी जेड बाय डी जेड। दिस इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। यही उसको अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट कराता है। लेकिन ध्यान से देखिए कि यह जो फोर्स है एफ जेड, दिस इज प्रोपोर्शनल टू म्यू जेड। ठीक है।
अब म्यूजेड आपने सीखा कि म्यूजेड का तो कोई एक पर्टिकुलर मान नहीं है, इसका दो लिमिट जरूर है, यह माइनस म्यू एंड प्लस म्यू के बीच जरूर लाई करता है, बट बिटवीन दीज टू लिमिटिंग वैल्यूज दिस म्यूजेड हैज ए कंटिन्यूअस वैल्यू। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो बीम ऑफ सिल्वर एटम्स है उसमें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बीम है, बहुत ही लार्जर नंबर में बीम है, तो वो जो सारा बीम है वह अब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में डेविएटेड होगा इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण। ठीक है, तो डिफरेंट एटम डिफरेंट एंगल से डेविएटेड होगा और लार्ज नंबर चूंकि बीम का है इसीलिए स्क्रीन पर एक कंटिन्यूअस बैंड बनेगा। दो जो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि दो डिस्क्रीट स्पॉट बनता है, एक P1 पर और दूसरा P2 पर, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि नहीं, अगर हमारे एटम में एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है तो वास्तव में इस स्क्रीन पर बनना क्या चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस इसका डेविएशन होगा, इसीलिए एक कंटिन्यूअस बैंड बनेगा, कोई दो डिस्क्रीट स्पॉट नहीं बनेगा, ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है। ठीक है, हमने उसी कंटिन्यूअस स्पॉट को यहाँ पर आप देखिए कि यह जो आँख के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ आई लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाया कि ये दिस इज द कंटिन्यूअस बैंड। ये नहीं कि ये बनता है, ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बनना चाहिए ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप जो फिर इसमें किनारे पर देखते हैं कि यह थोड़ा थीन हो गया है, एक्चुअली जो नॉर्थ पोल के किनारे से जब गुजरेगा वो एटम तो वहाँ पर उसका डेविएशन कम होगा, इसीलिए इसको इस तरह से वहाँ इसी को दिखाया गया। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इन नट सेल क्या कहना है कि अगर क्लासिकली देखा जाए इस एक्सपेरिमेंट को तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से स्क्रीन पर क्या बनना चाहिए, एक कंटिन्यूअस बैंड बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट में कि कंटिन्यूअस बैंड नहीं बनता है बल्कि दो डिस्क्रीट स्पॉट या ट्रेस बनता है हमारे सिल्वर एटम का। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है इन एक्सप्लेनिंग दिस टू स्पॉट्स। सो जो दो स्पॉट बना उसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स इन एक्सप्लेनिंग इट, इसको एक्सप्लेन करने में दो स्पॉट कैसे बना इसका व्याख्या करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया, ऐसा आप देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा बात को। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या था कि दो स्पॉट बनता है, अब क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर सोचें तो एक कंटिन्यूअस बैंड बनना चाहिए, कोई दो डिस्क्रीट स्पॉट नहीं बनना चाहिए। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को क्लासिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो गया स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन करने में। अब देखते हैं कि हमारा जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स है क्या वह सक्सेसफुल हो पाता है इसका एक्सप्लेनेशन करने में, क्या उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि जो दो स्पॉट ही बनेगा। आंसर यहाँ भी होगा नो। श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स भी फेल हो जाता है इस बात का व्याख्या करने में। आप इस बात को देख सकते हैं कि ये कैसे, जब आप श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आप देखिए ये कैलकुलेशन हमने किया है वही एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। हम लोग वहाँ कहते हैं कि जो हमारा जो एटम है उस एटम का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू एल, आपने यह पढ़ा है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, आप हमारे लेक्चर को वहाँ पर पढ़ें अगर तो आपने पढ़ा होगा। वह म्यू एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल से रिलेटेड होता है बाय दिस रिलेशन। यू नो म्यू एल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये दोनों इस फॉर्मूला से एक दूसरे से रिलेटेड होता है कि म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय 2m इंटू एल, माइनस ई डिवाइडेड बाय 2m इंटू एल। अब ऐसी स्थिति में सोचो कि अगर तुम इस मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इसका जेड कंपोनेंट जानना चाहते हो तो उसको लिख दिया म्यू एल जेड। तो क्या करेंगे,
एल वेक्टर का भी जेड कंपोनेंट ले लेंगे तो म्यू एल जेड मिलेगा, तो एल जेड लिख दिया। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब आपने पढ़ा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको एल जेड ऑपरेटर का आइगन वैल्यू निकाल के बताया था। आप जानते हैं कि एल जेड ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है दैट इज एम एल इंटू एच बार, ये आप पढ़ चुके हैं। तो एल जेड के जगह पर क्या लिख देंगे, एम एल इंटू एच बार, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एल होता है इसका आइगन वैल्यू होता है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। यहाँ जो स्मॉल एल है आप जानते हैं कि दिस इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड दिस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करें कि जो एच बार को ई से एसोसिएट कर लें तो दिस रिजल्ट विल बी म्यू एल जेड इक्वल टू माइनस ई एच बार बाय 2m इंटू एम एल, और ई एच बार बाय 2m को आप लिखते हैं म्यू बी, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। ये सब बात आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो हमारा वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ ये एम एल क्या है आप जानते हैं, आप ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि एम एल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड यू नो the values of this ml depends on the value of l, small l। ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका वैल्यू किस पर निर्भर करता है, स्मॉल l के वैल्यू पर। आपने सीखा था कि अगर l का कोई एक दिया हुआ वैल्यू होगा स्मॉल l का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ml का 2l प्लस 1 वैल्यू होता है, 2l प्लस 1 वैल्यू। और वह वैल्यू होता कहाँ से है, तो L से लेकर -L तक एट ए स्टेप ऑफ 1। अगर L से तुम बढ़ते हो -L के तरफ तो एक घटाना पड़ेगा, और अगर -L से +L के तरफ तो एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आप समझिए कि अगर इस ml का वैल्यू 2l प्लस 1 है, इसका मतलब म्यू एल जेड का वैल्यू भी 2l प्लस 1 होगा। नहीं, एम एल का एक कोई मान रखोगे तो म्यू एल जेड का एक मान आएगा, फिर एम एल का दूसरा वैल्यू रखोगे म्यू एल जेड का दूसरा वैल्यू आएगा। इसका मतलब म्यू एल जेड का कितना वैल्यू आएगा, 2l प्लस 1। अब म्यू एल जेड का जितना वैल्यू आएगा दैट इज 2l प्लस 1 वैल्यू, आपने जो फॉर्मूला देखा था फोर्स जानने का कि एफ जेड इक्वल टू म्यू जेड, यहाँ एल नहीं लिखे थे, इंटू डी बी जेड बाय डी जेड। इस फॉर्मूला से आप क्या सोच सकते हैं कि जितना वैल्यू होगा एफ म्यू जेड का उतना ही वैल्यू होगा एफ जेड का। इसका मतलब हुआ कि अगर म्यू जेड का या म्यू एल जेड का 2l प्लस 1 वैल्यू है तो एफ जेड का 2l प्लस 1 वैल्यू होगा, और एफ जेड का अगर 2l प्लस 1 वैल्यू है इसका मतलब हमारा जो बीम है वह 2l प्लस 1 डायरेक्शंस में डेविएटेड होगा, या दूसरे तरह से कहो कि जो 2l प्लस 1 कंपोनेंट में वह बीम स्प्लिटेड हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में श्रोडिंगर के इस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अगर सोचें तो सिल्वर के उस बीम को स्प्लिट होना चाहिए कितने कंपोनेंट में, 2l प्लस 1। इसका मतलब स्क्रीन पर कितना स्पॉट बनना चाहिए, 2l प्लस 1। स्क्रीन पर 2l प्लस 1 स्पॉट बनना चाहिए। बात समझ आ रही है, क्योंकि एफ जेड का 2l प्लस 1 वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि म्यू जेड का 2l प्लस 1 वैल्यू होता है। अब जानते हो तुम कि l होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो l का वैल्यू पुट करो, देखो 0 रखोगे तो ये जो n लिख लिया है नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्पॉट, कितना स्पॉट बन रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्पॉट का वैल्यू l बराबर अगर 0 है तो 1 होगा, इसका मतलब तब एक स्पॉट बनेगा। अगर l का वैल्यू 1 है तो स्पॉट का संख्या 3 होना चाहिए, l का वैल्यू 2 है तो स्पॉट का संख्या 5 होना चाहिए। इसमें पुट करते जाओ l का वैल्यू। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिक्स द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन मस्ट बी इन फैक्ट ऑड नंबर्स, 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, 2 तो कम से कम नहीं होगा। इसका मतलब श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स के हिसाब से
जो 2 डिस्क्रीट स्पॉट एक्सपेरिमेंट में देखा गया वो नहीं आ पाता है, उसका व्याख्या नहीं हो पाता है, बल्कि इसके हिसाब से तो स्पॉट होना कितना चाहिए, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। अब जरा देखिए कि कब ये 1, 2, 3 क्या कब होगा। अगर हम सिल्वर एटम की ही बात करें तो जब ये सिल्वर एटम अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो आपने देखा है कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और वही लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, सारे प्रॉपर्टी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी की बात ही नहीं करेंगे। तो वह जो 5th इलेक्ट्रॉन है वह तो एस सब सेल में है, और आप जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा है कि फॉर एस सब सेल ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है एल, उसका वैल्यू 0 होता है। फॉर एस सेल के लिए स्मॉल एल क्या होता है, 0। तो अगर सिल्वर एटम जो उस बीम में है अगर वह ग्राउंड स्टेट में रहा है, तब देखो कि स्क्रीन पर कितना स्पॉट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिक्स। एल 0 हो गया तो एन दैट इज नंबर ऑफ स्पॉट, दिस विल बी 2 × 0 + 1 दैट इज 1, एक ही स्पॉट बनना चाहिए। और आप जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में एल अगर 0 हो गया तो एल 0 होने का मतलब कैपिटल एल 0 हो जाएगा, कैपिटल एल, क्योंकि ये होता है एल × एल + 1 का स्क्वायर रूट × h बार। और अगर एल कैपिटल एल 0 दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 तो म्यू एल 0 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि म्यू एल आप देख चुके हैं कि वह एल पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखो, म्यू एल डिपेंड्स ऑन एल, सो इफ एल विल बी 0 व्हाट विल बी म्यू एल 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट में अगर सिल्वर एटम है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो वह इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। तो जब वह एटम जो ग्राउंड स्टेट का एटम है सिल्वर का, वह इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तो उस पर काम करने वाला डिफ्लेक्टिंग फोर्स Fz क्या होगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल 0 है, म्यू एल 0 है तो म्यू एल जेड भी 0 होगा, और जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वह आप देख चुके हैं, उस फोर्स के एक्सप्रेशन में म्यू जेड आता है, जिस और म्यू जेड के 0 होने के कारण Fz 0 होगा। तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब हमारा वह एटम अनडेविएटेड चलेगा, और अगर वह अनडेविएटेड चल रहा है तो बोलो स्क्रीन पर कहाँ हिट करेगा वह, Z = 0 पर। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में अगर सिल्वर एटम को कोई मानता है कि ग्राउंड स्टेट में है तो अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिक्स दिस एटम शुड स्ट्राइक एट Z = 0, और कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए और एक ही स्पॉट Z = 0 पर बनना चाहिए। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया, नहीं। एक्सपेरिमेंट में तो ये देखा गया कि ये वास्तव में 2 स्पॉट बनता है, जबकि श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स के हिसाब से अगर ग्राउंड स्टेट में एटम होगा तो एक ही उसका अनडेविएटेड स्पॉट बनना चाहिए Z = 0 पर। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारा जो सिल्वर एटम है वह एक एक्साइटेड स्टेट में है और उसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वह 5s में नहीं बल्कि 5p सबसेल में है, सपोज करो। तो आप जानते हैं कि अगर p सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1। तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ स्पॉट कितना होगा, तो 2 × 1 + 1 दैट इज 3, तब 3 स्पॉट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो अगर वह 5th सेल में इलेक्ट्रॉन हो बाय द वे तो 3 बनना चाहिए, 2 तो कभी नहीं आ रहा है। अगर 5s में इलेक्ट्रॉन है तो नो डेविएशन, 1 स्पॉट। 5p में इलेक्ट्रॉन को एस्यूम करते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस वेव मैकेनिक्स देयर शुड बी 3 स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन, बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ओनली 2 स्पॉट्स वेयर ऑब्जर्व। क्या इससे कंक्लूजन मिला? इसका मतलब ये हुआ कि श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स भी बैडली फेल हो जाता है स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट के इस रिजल्ट को, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में। तो इस आधार पर आपने देखा कि न तो क्लासिकल फिजिक्स और न ही श्रोडिंगर का वेव थियोरी सक्सेसफुल हुआ इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में। तो कुछ न कुछ तो बात है जिसके कारण से यह फेल हो रहा है, ठीक है।
तो ये तो एक आधार था कि कैसे जो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन न तो क्लासिकल फिजिक्स से हो पा रहा था और न ही श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से हो रहा था। अब एक दूसरा हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉबैक का, जो आप पिछले क्लास में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़े हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आपने दो पढ़ा था, एक पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और दूसरा पढ़ा था उसका जनरलाइज्ड डेफिनेशन जे के टर्म में। याद करो, जो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन वैल्यू होता है, दैट इज एल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वह अभी भी हमने लिखा था, वह होता है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। एल लिखोगे तो स्क्वायर रूट ले लोगे, और एल आप जानते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस आधार पर अगर एल स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो क्या सब आएगा, एल स्मॉल एल का वैल्यू पुट करते जाओ, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे 2h बार स्क्वायर आएगा, 2 रख लो 6h बार स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो तो उसका वैल्यूज आना, उसके स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए 0, 2h बार स्क्वायर, 6h बार स्क्वायर एंड सो ऑन आना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, तो उसको आप जे सिंबल से डिनोट किए थे और आपने लिखा था कि जो जे स्क्वायर बराबर होता है स्मॉल जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। और याद करो कि स्मॉल जे क्या होता है, स्मॉल जे को कहते हैं कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव हाफ इंटीजर्स होता है। मतलब स्मॉल जे जो क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जब बोलते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उसका मतलब हुआ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जब बोलते हो नॉन नेगेटिव हाफ इंटीजर्स उसका मतलब है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये जो क्वांटम नंबर है जे स्मॉल जे उसका वैल्यू है 0, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, नेगेटिव नहीं होता यह। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं बोलना है, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, इसलिए नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए। तो आप इस आधार पर सोचिए कि इस जे स्क्वायर का डिफरेंट वैल्यूज क्या होगा। अगर हम स्मॉल जे का वैल्यू रखते जाएं, देखो 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 1/2 रखोगे तो 3h बार स्क्वायर बाय 4 आएगा, 1 रखोगे 2h बार स्क्वायर आएगा, 3/2 रखोगे 15h बार स्क्वायर बाय 4 आएगा, 2 रखोगे 6h बार स्क्वायर आएगा, और इसी तरह से आप डिफरेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो गौर करिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें पर्टिकुलर रूप से इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, अगर ऐसे पार्टिकल के लिए जे का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, एक्सपेरिमेंटली अगर इसको ऑब्टेन किया जाए, तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए जे स्क्वायर का वैल्यू वह नहीं आता है जो कि तुम अभी लिखे हो, ये सारा वैल्यू नहीं आता है, बल्कि इसका वैल्यू आता क्या है, तो 3h बार स्क्वायर बाय 4 आता है, या 15h बार स्क्वायर बाय 4 आता है, या 37h बार स्क्वायर बाय 4 आता है। कहने का मतलब ये जो नॉन नेगेटिव हाफ इंटीजर वाला वैल्यू है, केवल वही वैल्यू एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है। बात समझे? इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हमारा यह जो जे है स्मॉल जे, इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, केवल नॉन नेगेटिव हाफ इंटीजर्स होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से यह थ्योरेटिकल वैल्यू डिफर करता है। तो ऐसे स्थिति में आप जो एंगुलर मोमेंटम को जे से डिफाइन किए,
और उसके आधार पर स्मॉल जे जो क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू फाइंड आउट किया थियोरेटिकली। तो थियोरेटिकल वैल्यू में आया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर भी और नॉन नेगेटिव हाफ इंटीजर भी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहता है कि नहीं, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन में मोशन है तो उस के आधार पर उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम L का स्क्वायर 0 होगा, 2h बार स्क्वायर होगा, 6h बार स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी 3h बार स्क्वायर बाय 4 नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि निश्चित रूप से एंगुलर मोमेंटम के डिस्क्रिप्शन में कुछ न कुछ कमी है। एंगुलर मोमेंटम के डिस्क्रिप्शन में कुछ न कुछ कमी तो जरूर है, तभी तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का और जो थियोरेटिकल वैल्यू आता है वह डिफर करता है। इससे पता चलता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन में इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अलावा निश्चित रूप से कोई दूसरे टाइप का भी एंगुलर मोमेंटम है, या एंगुलर मोमेंटम का हमारा ये जो आइडिया है वह इनकम्प्लीट है जो अभी तक आपने सीखा है। निश्चित रूप से कुछ और बातें उसमें होगी। सो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट समथिंग इज लैकिंग इन आवर नोशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ न कुछ कमी हो रही है। बात समझ में आई? तो इस आधार पर आपने देखा कि जो हम जे स्क्वायर या एल स्क्वायर का वैल्यू भी ले करके देखते हैं तो वह जो वैल्यू थियरी से आता है या कहो कि श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स से आता है, वह वैल्यू एक्चुअली नहीं आता है जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, उससे डिफर करता है। इसका मतलब निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की तुम जब बात करते हो तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब जो लास्ट हमने एक बात कहा था स्पिन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको जानने के लिए दो इम्पोर्टेंट घटना का नाम लिया था। एक था कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में दो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको D1 D2 लाइन कहते हैं, और दूसरी घटना है एनोमेलुअस जीमन इफेक्ट। एक्चुअली इन दोनों घटनाओं का सही एक्सप्लेनेशन न तो क्लासिकल फिजिक्स से हो पाता है और न फिर श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स से हो पाता है। हम इसका डिटेल यहाँ पर आपको नहीं किए हैं क्योंकि ये एटॉमिक फिजिक्स और मॉलिकुलर फिजिक्स के हमारे लेक्चर में आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो इस घटना का भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, किसके आधार पर? क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर और न ही श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स के आधार पर। इसीलिए लोगों ने महसूस किया कि निश्चित रूप से हम जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी है। ठीक है, अगर उस कमी को ढूंढा जाए तभी इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। एक्चुअली इस प्रॉब्लम का, इस पजल का एक्सप्लेनेशन किया एक हाइपोथेसिस के जरिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, दो साइंटिस्ट गॉड स्मिथ एंड उलेनबेक, इन्होंने इसका सॉल्यूशन किया। कैसे? उन्होंने 1925 में एक्चुअली वही स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए और इन घटनाओं का व्याख्या करने के लिए गॉड स्मिथ और उलेनबेक ने कहा कि वास्तव में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो है, लेकिन उसके अलावा उसमें एक दूसरा भी एंगुलर मोमेंटम है, और वो जो दूसरा एंगुलर मोमेंटम है उन्होंने उसको कहा इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। ये उसका आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, या उसको बिल्ट इन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और इस एंगुलर मोमेंटम को इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से कोई मतलब नहीं है। आप एक बात भी देखो, एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि लोग अक्सर केमिस्ट्री के किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस के अबाउट और उसी स्पिनिंग के कारण उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। दिस इज नॉट वेरी करेक्ट, बहुत गलत नहीं, लेकिन इसको बहुत सही भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको लोग कंपेयर करता है कि अर्थ के स्पिन से, कि जैसे हमारी अर्थ है वह उसमें एक ऑर्बिटल मोशन है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसके कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और दूसरा आप कहते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस नॉर्थ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन पोलर एक्सिस के अबाउट भी वह स्पिन करती है या रोटेट करती है, जिसके कारण दिन रात होता है 24 घंटे का।
लोग उसी से कंपेयर करता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अर्थ में तो स्पेशियल एक्सटेंशन है, अर्थ बहुत बड़ा चीज़ है, बट आवर इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। तब अगर तुम कहते हो कि उसके डायमीटर के अबाउट या स्पिन कर रहा है, तो यहाँ तो कोई स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं। इसीलिए आप इस मिसकॉन्सेप्शन में मत रहिए कि जो स्पिनिंग मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन में, दिस इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट ए रॉन्ग नोशन, एक गलत नोशन है यह। आपको यह देखना है कि किसी भी टाइप का मोशन होगा तो मोशन से एसोसिएटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही होगा। ये जो दूसरा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में है, जैसा गॉडस्मिथ और उलेनबेक ने हाइपोथेसिस दिया, वह वास्तव में वह एंगुलर मोमेंटम हमारे इलेक्ट्रॉन का आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गॉडस्मिथ ने कि along with the orbital angular momentum our electron has also another angular momentum, and that very another angular momentum is intrinsic angular momentum और built in angular momentum, जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ही साथ साथ यह माना जाए कि उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसा भी मोमेंटम है जो उसका आंतरिक गुण है, तो जितनी घटना अभी आपने पढ़ी कि जिसका व्याख्या नहीं हो पा रहा था उस सब का एक्सप्लेनेशन होगा। और आप सारे के एक्सप्लेनेशन को फिजिक्स में पढ़ते भी हैं। स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन स्पिन को अंडर अकाउंट लेकर के आप एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के मेरे वीडियो में देख सकते हैं, और अदर का भी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी बातों की व्याख्या होगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो स्पिन का आइडिया है ये बड़ा ही टिपिकल आइडिया है, बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों को अक्सर इसके संबंध में। तो इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिटेल तो आगे पढ़ने वाले ही हैं, थोड़ा सा इसके संबंध में हम आपको अभी बता दें। जैसा हमने सबसे पहले कहा कि एकदम दिमाग में नोट कर लो कि कभी भी मोशन है, चाहे वह किसी टाइप का मोशन हो, उससे तुम जब एंगुलर मोमेंटम को एसोसिएट करोगे तो वह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। चाहे हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता हो, सर्कुलर पाथ पर चलता हो, इलिप्टिकल पाथ पर चलता हो, या किसी टाइप का मोशन करता हो। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसलिए कहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ मोशन, और इसका कोई स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो यह किसी इसमें चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉन जस्ट ट्रीटेड होता है जस्ट लाइक ए पॉइंट पार्टिकल, और इसलिए इसमें कोई स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। आप इसको अर्थ के स्पिनिंग से जो कंपेयर करते हैं वह बहुत सही नहीं है। केमिस्ट्री वाला तो इतना तक कह देता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, स्पिनिंग होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसलिए प्लस माइनस हाफ होगा। ये सब गलत बातें है ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। अब देखो, तो नो स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसा हमने कहा कि द स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सो वी से दैट स्पिन एंड इंट्रिंसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्योरली ए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट दिस स्पिन हैज नो क्लासिकल एनालॉग। क्लासिकल फिजिक्स में इसका कोई एनालॉग नहीं, जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जो आप डिफाइन करते हैं उसका डेफिनीशन तो क्लासिकल मैकेनिक्स से आया था, आर क्रॉस पी। तो ध्यान से देखो, जब तुम आर लिखते हो तो ये स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, लेकिन इस तरह का आर क्रॉस पी जैसा कोई डेफिनीशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, और हमारे स्पिन का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, स्पिन का कोई आइडिया क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था। ठीक है, नो क्लासिकल एनालॉग, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जब आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे तो आप याद कीजिए कि हम लोगों ने इससे एसोसिएटेड ऑपरेटर को डिफाइन किया था, वो सब डिफरेंशियल ऑपरेटर था। आप पढ़ चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में Lx के लिए एक्सप्रेशन, Ly के लिए एक्सप्रेशन, Lz के लिए एक्सप्रेशन, L स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन, सब पढ़े हैं कि नहीं। फिर आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा। लेकिन ध्यान दो कि ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका जो ऑपरेटर होगा उसे आप किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते हो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेशल एक्सटेंशन है ही नहीं। कहेंगे कि जो स्पिन है क्या यह एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, आंसर होगा नो। क्या यह स्पिन आर थीटा फाई पर डिपेंड करता है, आंसर होगा नो, सिंस इट हैज नो स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन एनी डिफरेंशियल ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पिन एंगुलर मोमेंट। तो यह एक ब्रीफ अकाउंट हमने आपको दिया स्पिन के आवश्यकता पर कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल में स्पिन जैसा गुण है, इसकी आवश्यकता कैसे महसूस की गई। लेकिन इस पूरे स्पिन के फिजिक्स को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, आपको बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर एक बात मैं एक बोल दूं आपको कि बेसिकली स्टार्ट हुआ था स्पिन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लेकर के, मगर ऐसा मत सोचना कि स्पिन केवल इलेक्ट्रॉन में होता है, बल्कि स्पिन जैसा प्रॉपर्टी हमारे सारे एलिमेंट्री पार्टिकल में है और उस सारे के स्पिन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टिकल का क्लासिफिकेशन स्पिन के आधार पर होता है। आप फर्मियन बोसॉन्स की बात करेंगे, इंटीग्रल स्पिन और हाफ इंटीग्रल स्पिन की बात करेंगे, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में एंजॉय करेंगे।